सलाम, आदाब, सत श्री अकाल। स्वागत करता हूँ आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रिपरेशन साथी। आप लोगों के लिए लेके आया हूँ बिहार बोर्ड क्लास 11th और 12th का कंप्लीट सिलेबस, जिसमें आपको डेली प्रैक्टिस पेपर, रिकॉर्डेड लेक्चर, टीपीपी और भी बहुत कुछ मिलता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। रिस्पायरेशन को कंटिन्यू करते हैं। जैसे कि पिछले क्लास में हम लोग पढ़ चुके हैं, रिस्पायरेशन में ब्रीथिंग प्रोसेस में भाग लेने वाले मसल्स। आज उन्हीं मसल्स का रोल समझेंगे कि कौन सा मसल्स किस प्रकार से रोल प्ले करता है। जैसे कि हम लोग पढ़े हुए हैं, ब्रीथिंग एक मैकेनिकल प्रोसेस होता है। एयर का इनहेल करना और एयर को बाहर छोड़ना, यानी इनहाइलेशन और एक्सहाइलेशन को ब्रीथिंग कहते हैं। उसी में भाग लेने वाले मसल्स जो भी है उसको आज हम पढ़ते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है, ब्रीथिंग में भाग लेने वाला जो मसल्स है वो है हमारा डायफ्राम। तो आज हम डायफ्राम से स्टार्ट करते हैं। पिछले क्लास में हम लोग जो है इंस्पायरेशन में और एक्सपायरेशन में अलग अलग जो मसल्स भाग ले रहा है उसको हम पढ़े थे। तो आज हम समझते हैं सबसे पहले डायफ्राम का क्या रोल होता है हमारे बॉडी में। डायफ्राम जो है इनहाइलेशन में क्या रोल प्ले करता है। जैसा कि आप लोग जानते हैं, लंग्स के नीचे डायफ्राम उपस्थित होता है, जो एक प्रकार का स्केलेटल मसल्स है, यानी ये हमारे वॉलेंटरी कंट्रोल में होता है, जिसको हम कह सकते हैं कि ये हम सोच के इसको कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करवा सकते हैं। इसलिए ये ऐच्छिक पेशी के नाम से भी जाना जाता है, जिसको वॉलेंटरी मसल्स कहते हैं, यानी हमारे इच्छा से इसमें कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्शन होता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। आज हमारे पास पढ़ने के लिए है डायफ्राम। डायफ्राम में किस तरह से कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्शन होता है, जो कि हमारे बॉडी में यानी मनुष्य में ब्रीथिंग करवाता है। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं ब्रीथिंग का जो पहला प्रोसेस है, जिसको इनहाइलेशन के नाम से जानते हैं। हम लोग पढ़ चुके हैं, इनहाइलेशन का मतलब होता है ऑर्गेनिज्म के द्वारा सांस लेना। इनहाइलेशन के समय जब हम सांस लेते हैं, इनहाइलेशन के समय जो है डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट करता है। डायफ्राम इस तरह से हमारे बॉडी में उपस्थित एक डोम शेप पार्टीशन होता है। इस तरह से मौजूद डोम शेप पार्टीशन होता है गुंबद के आकार का। जब ये कॉन्ट्रैक्ट करता है तो नीचे की ओर जो है ये मूव कर जाता है, नीचे की ओर मूव करता है। जिस तरह से माने तो डायफ्राम इस तरह से हमारे बॉडी में बना हुआ संरचना होता है। तो जब हम सांस लेते हैं तो डायफ्राम जो है ऐसे फ्लैट कर जाता है नीचे की ओर, ये ऐसे हो जाता है, फ्लैट कर रहा है, ताकि जो है ऊपर में जो स्पेस है वक्ष गुहा का, वो स्पेस बढ़ सके। और जैसे ही बढ़ेगा तो बाहर का जो एयर है, यानी एटमॉस्फेरिक एयर जो है वो हम इनहेल कर पाएंगे। तो वही चीज लिखे हैं, इनहाइलेशन के समय डायफ्राम में कॉन्ट्रैक्शन, जब हम एयर को इनहेल करते हैं तो हमारा जो डायफ्राम है उसमें कॉन्ट्रैक्शन होता है, और ये कॉन्ट्रैक्ट होकर के नीचे की ओर, इसमें डाउनवर्ड मूवमेंट हो रहा है, नीचे की ओर दब जाता है और डायफ्राम नीचे की ओर दब जाता है। कॉन्ट्रैक्शन जब हुआ तो ये जो है डायफ्राम नीचे की ओर दब रहा है। जब नीचे की ओर दबा तो हमारे बॉडी का जो थोरैसिक कैविटी, जिसको वक्ष गुहा के नाम से जानते हैं, इस वक्ष गुहा का स्पेस बढ़ जाता है, यानी स्थान जो है बढ़ जाता है। जब वक्ष गुहा का स्थान बढ़ा तो लंग्स में एयर प्रेशर कम हो जाएगा। जैसे ही स्थान बढ़ा, लंग्स जहाँ पे लोकेटेड है, स्थित है वक्ष गुहा में, वहां का स्पेस बढ़ा। तो पहले लंग्स पे ज्यादा प्रेशर पड़ रहा था, अब जो है स्पेस बढ़ गया है। तो जैसे स्पेस बढ़ा तो अब प्रेशर जो है क्या होगा, प्रेशर घटेगा लंग्स पे। जब लंग्स पे प्रेशर घटा
स्पेस बढ़ने से तो एयर जो है, बाहर का एयर हम इनहेल करेंगे, यानी कि हमारे बॉडी में एयर जो है आएगा। तो जैसे ही एयर आया प्रेशर घटने से, तो वो प्रोसेस कहलाया इनहाइलेशन। इस इनहाइलेशन में इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है हमारा डायफ्राम। तो डायफ्राम का इंपॉर्टेंट रोल हो गया इनहाइलेशन में। इसके बाद दूसरा मसल्स जो पढ़े थे, जिसको हम कहते हैं एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स। जो दूसरा मसल्स है एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स, अब इसका क्या रोल है, ये भी ब्रीथिंग में भाग ले रहा, उसमें भी इंस्पायरेशन। ये भी अभी हम जो है इनहाइलेशन में भाग लेने वाले मसल्स के बारे में पढ़ रहे हैं कि वह मसल्स जब हम एयर अंदर लेते हैं, सांस अंदर लेते हैं, जब फेफड़ा में हवा भरते हैं, तो उस समय हमारे बॉडी में कौन सा मसल्स भाग ले रहा है वो हम पढ़ रहे हैं। तो सबसे पहला पढ़े कि हमारे बॉडी में लंग्स के नीचे एक डोम शेप पार्टीशन का जो है डायफ्राम बना हुआ है। ये सारा हम अभी डायग्राम से भी समझेंगे। और इस डायफ्राम का रोल होता है इंस्पायरेशन के समय कॉन्ट्रैक्ट करना, और जैसे ही कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो इसका ये वाला जो पोजीशन होता है, ये पोजीशन ऐसे फ्लैट कर जाता है, इस पोजीशन में आ जाता है, और वक्ष गुहा का स्पेस बढ़ जाता है। और जैसे ही वक्ष गुहा का स्पेस बढ़ा तो फेफड़ा के ऊपर लगने वाला जो प्रेशर है वो प्रेशर घट जाएगा। और जैसे ही फेफड़ा के ऊपर लगने वाला प्रेशर घटेगा तो हम जो है इनहेल कम कर पाएंगे एयर को, मतलब सांस अंदर लेंगे। और दूसरा मसल्स है एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल। एक्सटर्नल इंटरकोस्टल, यहाँ पे इंटरनल नहीं होगा, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स केवल याद रखना है, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स, इंटरनल नहीं। तो ये मसल्स रिब्स के बीच होते हैं। जो इंटरनल मसल्स है, ये मसल्स हमारे बॉडी में जो रिब्स है उस रिब्स के बीच में होते हैं। ये मसल्स भी यानी एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स भी कॉन्ट्रैक्ट करता है। और जैसे ही एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स कॉन्ट्रैक्ट किया तो हमारा रिब्स जो है ये ऊपर की ओर फैल जाएगा। यानी ये चेस्ट कैविटी जो है, ये रिब्स जो है ये भी नीचे है, ये धीरे धीरे ऊपर की ओर फैलेगा। और जैसे ही ये ऊपर की ओर आगे बढ़ा और डायफ्राम पहले नीचे की ओर गया था, तो अब जो है थोरैसिक कैविटी यानी चेस्ट कैविटी का स्पेस और ज्यादा बढ़ जाएगा। और जैसे ही चेस्ट कैविटी का स्पेस अधिक हुआ तो ऐसे कंडीशन में और ज्यादा लंग्स पे प्रेशर घटेगा। और जब लंग्स पे प्रेशर घटा तो हम जो है आसानी से हवा को इनहेल कर पाएंगे। तो लिखे हैं ये मसल्स रिब्स के नीचे, रिब्स के बीच में होते हैं, और ये मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करता है, इस मसल्स में भी कॉन्ट्रैक्शन होता है। और जब मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो रिब्स में अपवार्ड यानी रिब्स ऊपर की ओर आता है। तो रिब्स अपवार्ड ऊपर की ओर मूव करता है, ऊपर की ओर गति कर रहा है। अपवार्ड मूवमेंट से मतलब हुआ कि ऊपर की ओर गति करता है। जब अपवार्ड मूवमेंट हुआ रिब्स में, जिसके कारण थोरैसिक कैविटी यानी वक्ष गुहा का स्पेस जो है वक्ष गुहा का वॉल्यूम जो है वो बढ़ जा रहा है। और जैसे ही वक्ष गुहा का स्पेस बढ़ा एक सेकंड, यहाँ मिस्टेक है थोड़ा, वक्ष गुहा का स्पेस जो है स्पेस बढ़ जाता है, यहाँ करेक्ट कर लीजिएगा, बढ़ जाता है। और जैसे ही वक्ष गुहा का स्पेस बढ़ा तो अब जो है एयर का यानी लंग्स में एयर का वॉल्यूम घट जाएगा। और जब एयर का वॉल्यूम घटा तो अब जो बाहर में एयर है वो एयर हम इनहेल कर पाएंगे, यानी सांस के द्वारा जो है अब वो एयर जो है हम सांस के थ्रू ले पाएंगे। इसलिए लिखे हैं कि एयर का वॉल्यूम घट जाता है। कहने का मतलब ये हुआ कि एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स में
एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स जो होते हैं वो यदि कॉन्ट्रैक्ट करता है तो हमारे बॉडी में जो है यानी लंग्स के अंदर एयर का प्रेशर जो है वो वॉल्यूम जो है घटता है और लंग्स पे जो प्रेशर पड़ रहा था वो धीरे धीरे कम होता है। मतलब ये हुआ कि जब हम सांस लेते हैं तो हमारा जिस तरह से डायफ्राम नीचे की ओर कॉन्ट्रैक्ट किया था, कॉन्ट्रैक्शन हुआ था, नीचे की ओर दबा था, उसी तरह से एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स में जब कॉन्ट्रैक्शन होगा तो रिब्स को ये आगे की ओर बढ़ाएगा, मतलब रिब्स में अपवार्ड मूवमेंट होगा। और जैसे ही रिब्स में अपवार्ड मूवमेंट हुआ तो थोरैसिक कैविटी का जो स्पेस है वो बढ़ गया, और जब बढ़ा तो लंग्स पे प्रेशर घटा, और लंग्स पे जब प्रेशर घटा तो इसका मतलब ये हुआ कि हम एयर जो है बाहर से इनहेल कर पाएंगे, तो इनहेलेशन प्रोसेस हो जाता है। इसके बाद है आगे एब्डोमिनल मसल्स का भी रोल होता है। एब्डोमिनल मसल्स क्या कर रहा है ब्रीथिंग में, ये भी रोल प्ले करता है। एब्डोमिनल मसल्स पेसिव रोल प्ले करता है, का जो है पेसिव रोल होता है हमारे बॉडी में। इंस्पायरेशन के समय ये मसल्स रिलैक्स करता है, इसलिए इसको बोलते हैं इसका पेसिव रोल होता है, एक्टिव नहीं होता है। एक्टिव जब होता है इसमें जो है कॉन्ट्रैक्शन होता, कॉन्ट्रैक्शन, और जनरली यहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन जो है नहीं हो रहा है। तो ध्यान देना है कि एब्डोमिनल मसल्स में इंस्पायरेशन प्रोसेस यानी जब हम इनहेलेशन करते हैं, एयर को इनहेल कर रहे हैं, तो ऐसे कंडीशन में जो एयर है जब हमारी बॉडी में आ रहा है तो एब्डोमिनल मसल्स का इसमें बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल नहीं है, मतलब ये रिलैक्स करता है इस पोजीशन में, यानी इसमें कॉन्ट्रैक्शन नहीं हो रहा है, इसलिए इसमें लिखे हैं इसका पेसिव रोल होता है। मतलब ये रिलैक्स कर जाता है, अपने नॉर्मल पोजीशन में आ जाता है। रिलैक्स करने से मतलब इसका जो नॉर्मल पोजीशन है उसमें आ जाएगा। तो यहाँ पे एक डायग्राम दिखाया गया है, आप लोग ध्यान से देखिए डायग्राम को। ये ब्रीथिंग मैकेनिज्म का दोनों डायग्राम दिखाया गया है। एक जो है इनहाइलेशन का, ये डायग्राम जो है इनहाइलेशन का दिखाया गया है, इनहेलेशन, इनहाइलेशन प्रोसेस का। और ये वाला डायग्राम जो दिखाया गया है वो दिखाया गया है एक्सहाइलेशन का, एक्सहेलेशन का। तो ये दो डायग्राम है जिसमें कंप्लीट ब्रीथिंग का प्रोसेस को दिखाया गया है। एक जब हम एयर को इनहेल करते हैं तो एयर को हम जब इनहेल किए, इनहाइलेशन हुआ, तो इनहाइलेशन को पहले पढ़ते हैं। एयर इंटरिंग यानी एयर देखिए यहाँ पे दिखाया गया है, एयर जो है लंग्स में प्रवेश कर रहा है। यहाँ पे ध्यान दीजिए एक एक चीज, लंग्स में जब एयर प्रवेश करेगा तो इसी को इनहाइलेशन कहते हैं। तो अब देखिए ये रिब्स को दिखाया गया है बाहर की ओर मूव कर रहा है, ये जो आपको दिखाया गया है ये रिब्स जो है बाहर की ओर मूव यानी ऊपर की ओर, आगे की ओर गति कर रहा है। तो जब एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो जो रिब्स है वो आगे की ओर मूव करेगा कॉन्ट्रैक्शन में। तो कौन सा मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करेगा? एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स। जब इस मसल्स में कॉन्ट्रैक्शन होगा तो जो हमारे बॉडी का रिब्स है वो आगे की ओर आ जाएगा, वो अपवार्ड मूवमेंट होगा इसमें, देखिए आगे की ओर दिखाया गया है। उसके बाद जैसे ये आगे की ओर बढ़ा, और दूसरा क्या होगा, ये जो आपको दिखाया गया है डोम शेप आकार का, ये दिखाया गया है डायफ्राम। तो अब ये डायफ्राम जो है नीचे की ओर गति कर रहा है, देखिए यहाँ पे नीचे की ओर गति दिखाया गया है। तो डायफ्राम धीरे धीरे जो है नीचे की ओर मूव कर रहा है। जब डायफ्राम नीचे की ओर मूव करेगा तो ये वाला जो स्पेस है वो इंक्रीज कर जाएगा। सोचिए कि डायफ्राम यदि ये पोजीशन में आ गया, यहाँ पे आ गया, नीचे से ये वाला यहाँ पे आ गया, तो इतना स्पेस बढ़ गया, और ये ऊपर की ओर मूव किया तो ये वाला भी स्पेस बढ़ जा रहा है। इसीलिए हम लिखे हैं, यहाँ पे लिखा गया है डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट एंड लोअर्ड, यानी नीचे की ओर जो है ये कॉन्ट्रैक्ट करता है। अब क्या होगा, हमारे बॉडी के अंदर जो चेस्ट कैविटी यानी थोरैसिक कैविटी है, तो थोरैसिक कैविटी के अंदर स्पेस बढ़ जाएगा, और थोरैसिक कैविटी के अंदर स्पेस जैसे बढ़ा तो फेफड़ा पे लगने वाला जो प्रेशर है वो घटेगा, और जब फेफड़ा पे लगने वाला प्रेशर डिक्रीज किया तो हम जो है एयर को इनहेल कर पाएंगे, तो इनहाइलेशन हो जाएगा। फिर दूसरा देखिए यहाँ पे एक्सहाइलेशन दिखाया गया है, इसका जस्ट अपोजिट, यानी एक्सहाइलेशन प्रोसेस जो है इस प्रोसेस का जस्ट अपोजिट प्रोसेस हो जाता है। तो इसमें क्या होगा, जो डायफ्राम मसल्स नीचे की ओर
मतलब डायफ्राम जो इस शेप में आ गया था, अब ये ऐसे हो जाएगा जब एक्सपायरेशन होगा, यानी सांस जब हम बाहर छोड़ेंगे, एक्सहालेशन जिसको बोलते हैं, तो डायफ्राम ये पोजीशन में था, तो अब ये धीरे धीरे कॉन्ट्रैक्ट कर जाएगा। जैसे कॉन्ट्रैक्ट नहीं, रिलैक्स करेगा, अपने नॉर्मल पोजीशन में आएगा। जब एक्सहालेशन होगा तो इसका सारा प्रोसेस अपोजिट चलेगा, मतलब डायफ्राम जो है ऊपर की ओर गति करेगा, ऊपर की ओर आ जाएगा, और रिब्स जो है नीचे की ओर दबेगा। मतलब जो चेस्ट कैविटी था, ये जो ऊपर यानी रिब्स जो हमारा ऊपर की ओर आ गया था, ये अब जो है नीचे की ओर दब जाएगा, नीचे की ओर दबेगा। तो नीचे की ओर दबेगा तो लंग्स पे प्रेशर पड़ेगा, और जैसे ही लंग्स पे प्रेशर पड़ा तो एयर जो है हम बाहर एक्सहेल करेंगे। तो यहाँ पे दिखाया गया है एयर एक्सपेल्ड फ्रॉम लंग्स, यानी एयर को यहाँ से यानी लंग्स से एयर को निकाला जा रहा है, यानी बाहर निकल रहा है। तो कैसे निकलेगा, जब लंग्स पे प्रेशर पड़ेगा तो प्रेशर पड़ेगा, रिब्स नीचे की ओर दबेगा और डायफ्राम भी ऊपर की ओर आएगा। तो जो वक्ष गुहा का स्थान है वो स्पेस जो है डिक्रीज कर जाएगा। जब वक्ष गुहा का स्थान घटा तो घटने के बाद लंग्स पे प्रेशर लगा और एयर बाहर आ गया। तो इसको हम पढ़ते हैं एक्सहालेशन प्रोसेस, आगे कंटिन्यू करते हैं। देखिए यहाँ जो है एनिमेशन के थ्रू इस चीज को दिखाने का कोशिश किए हैं। इस डायग्राम से आप समझने का कोशिश कीजिए। ये ट्रेकिया देखिए, ये ट्रेकिया दिख रहा है आपको, और ये जो है लंग्स दिखाया गया है, और ये देखिए डायफ्राम जो आपको बोले, ये जो है डायफ्राम दिखाया गया है। कलर चेंज कर ले रहा हूँ। ये जो है डायफ्राम दिखाया गया आपको। तो ये जो डायफ्राम है, यहाँ पे इनहेलेशन जब होता है तो नीचे की ओर जो तीर लगाया गया है, इसका मतलब डायफ्राम नीचे की ओर दब रहा है, और डायफ्राम नीचे की ओर दब रहा है तो लंग्स जो है फूलेगा, क्योंकि चेस्ट कैविटी जो है वो बताए थे ऊपर की ओर, यानी चेस्ट कैविटी का स्थान बढ़ा, मतलब ये कि जो रिब्स है वो ऊपर की ओर आया था, तो ऊपर की ओर आया तो स्पेस बढ़ा, तो ये फूलेगा। और एक्स ये तो हो गया इनहाइलेशन, तो यहाँ पे इनहाइलेशन दिखाया गया। यदि एक्सहाइलेशन की बात करें, यानी जब जो है एयर लंग्स से बाहर जा रहा है, यानी ब्रीथिंग आउट हो रहा है, यानी एयर जो है बाहर जा रहा है, तो इसमें क्या होगा, तो इसके लिए जस्ट अपोजिट प्रोसेस, डायफ्राम जो है हमारा वो ऊपर की ओर, यानी इसमें अब रिलैक्शन होगा। डायफ्राम जो है ऊपर की ओर आएगा। जब डायफ्राम ऊपर की ओर आएगा तो लंग्स जो है अब कॉन्ट्रैक्ट कर जाएगा, यानी कोलैप्स करने लगेगा, लंग्स पे प्रेशर पड़ेगा। जब लंग्स पे प्रेशर पड़ेगा और इसके साथ साथ जो है जो रिब्स है वो भी दबेगा और लंग्स पे प्रेशर पड़ेगा, और जैसे ही लंग्स पे प्रेशर पड़ा तो जो एयर भरा हुआ है वो बाहर आ जाएगा। तो ये यहाँ पे दिखाया गया है ब्रीथिंग प्रोसेस। अब उसी चीज को आगे और जो है हम डायग्राम से दिखाए हैं। इनहाइलेशन मतलब जो है सांस अंदर ले रहे हैं, तो ये फेफड़ा यानी लंग्स हमारा फूल रहा है, ये डायफ्राम नीचे की ओर जा रहा है। जब हम एक्सहेल यानी कि सांस जो है बाहर छोड़ रहे हैं, तो बाहर जब छोड़ रहे हैं तो डायफ्राम ऊपर की ओर आ रहा है, डायफ्राम ऊपर की ओर आ रहा है तो लंग्स पे प्रेशर पड़ेगा, तो लंग्स पे जैसे ही प्रेशर पड़ा तो लंग्स जो है धीरे धीरे सिकुड़ेगा और जो है बाहर हम आवाज छोड़ेंगे। उसी चीज को आगे दिखाया गया है। देखिए इनहाइलेशन और एक्सहाइलेशन प्रोसेस को यहाँ पे जो है दिखाया गया है। रिलैक्स एक्सटर्नल, ये एक सेकंड रुक जाइए। ये दिखाया गया है इनहाइलेशन प्रोसेस। तो यहाँ पे देखिए जो हमारा इसमें डायफ्राम नहीं दिखाया, यहाँ पे दिखाया गया है इंटरनल कोस्टल मसल्स जो कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, और कॉन्ट्रैक्शन एब्डोमिनल मसल्स में कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है। ये आगे रुक जाइए, बात इस डायग्राम को हम समझते हैं क्लियरली। इंस्पायरेशन जब हो रहा है तो इसको समझिए, यहाँ पे दिखाया गया है जब हम इनहेलेशन एयर को इनहेल करेंगे तो क्या होगा, तो डायफ्राम जो है ऊपर की ओर जाएगा। ये देखिए डायफ्राम ऊपर की ओर आ गया। तो डायफ्राम जब यानी पहले इसका ये नॉर्मल पोजीशन है, जब इनहाइलेशन करेंगे तो डायफ्राम जो ये नॉर्मल पोजीशन दिखाया गया है, ये दिखाया जा रहा है अब नीचे की ओर आया है। पहले ये वाला पोजीशन था, यहाँ से नीचे आ रहा है। और कॉन्ट्रैक्शन अब जो है एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स में जब कॉन्ट्रैक्शन होगा, तो एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल जब कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो रिब्स जो है फूलेगा, ऊपर की ओर आएगा।
और ये जो है पहले वाला इंस्पायरेशन से पहले वाला पोजीशन दिखाया गया है, डायफ्राम ऊपर की ओर है। ये जो है अभी जो है रिलैक्स किया हुआ है, यहाँ पे दिखाया गया कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है। अब इसमें जो है एक स्लाइड मिस हो रहा है, वो थोड़ा ध्यान दीजिएगा, एक सेकंड रुक जाइए। एक्सपायरेशन का प्रोसेस यहाँ पे ये है, हम तो इनहाइलेशन पढ़ लिए हैं। इनहाइलेशन इनहाइलेशन से पहले जो है, इनहाइलेशन जैसे ही पढ़े तो इनहाइलेशन के बाद यहाँ पे पढ़ने के लिए है इनहाइलेशन के बाद हम पढ़ेंगे एक्सहाइलेशन। एक्स है एक्सहाइलेशन मतलब हम जो एयर को इनहेल कर रहे हैं तो रिवर्स प्रोसेस हो रहा है। डायफ्राम में जो कॉन्ट्रैक्शन हुआ था, अब डायफ्राम जो है रिलैक्स कर जाएगा। इस प्रोसेस में रिलैक्स कर जाएगा। रिलैक्स जब करेगा, उसका पहले ये पोजीशन था, यानी जब एयर इनहेल किए थे, अब ये पोजीशन में आ जाएगा। दूसरा मसल्स जो है उसमें अब क्या होगा, तो दूसरा मसल जो हम लिखे थे एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स। अब ये मसल्स जो कॉन्ट्रैक्ट किया था, अब ये भी रिलैक्स कर जाएगा। जब रिलैक्स करेगा ये भी मसल्स, तो ऐसे होगा क्या, तो हमारा जो रिब्स था वो ऊपर की ओर जो आया था वो अब नीचे की ओर दबने लगेगा और लंग्स पे प्रेशर पड़ेगा। इन दोनों मसल्स में रिलैक्सन के कारण हो क्या रहा है, तो रिलैक्सन के कारण इन दोनों मसल्स में जो है, तो इससे ये हो रहा है कि लंग्स पे प्रेशर पड़ रहा है। लंग्स पे प्रेशर पड़ रहा है। उसके बाद अब जो है, जो दूसरा मसल्स है इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स। अब ये मसल्स जो है कॉन्ट्रैक्ट कर जाएगा। कॉन्ट्रैक्शन, जब इस मसल्स में कॉन्ट्रैक्शन होगा तो इंस्पायरेशन एक्सहाइलेशन का जो है प्रोसेस वो होगा। तो एक्सहाइलेशन में ध्यान देना है, डायफ्राम जो हमारा वो रिलैक्स कर जाता है और एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स इसमें भी रिलैक्सन होता है, जिसकी वजह से थोरेसिक कैविटी का यानी वक्ष गुहा का स्पेस जो है घटता है और घटने के बाद लंग्स पे प्रेशर पड़ता है। और इसी में जो इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स है ये भी कॉन्ट्रैक्ट करता है, जो कि चेस्ट यानी जो रिब्स था वो ऊपर की ओर जो आया था उसको नीचे की ओर दबाता है। और इसके बाद जो है, जो हमारा एब्डोमिनल मसल्स है, एब्डोमिनल मसल्स, अब ये मसल्स जो है इसमें कॉन्ट्रैक्ट कर जाएगा। कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पे इसमें कॉन्ट्रैक्शन होगा और कॉन्ट्रैक्शन होने के बाद हम जो है एयर को बाहर छोड़ पाएंगे। तो ये हो गया कंप्लीट ब्रीथिंग प्रोसेस, यानी कि हम जो है कैसे सांस लेते हैं और सांस छोड़ते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। अगले क्लास में जो है इसी से रिलेटेड कुछ डेफिनेशन है, जिसमें हम टाइडल वॉल्यूम, इंस्पायरेटरी, रिजर्व वॉल्यूम, ये सारा कुछ जो है कवर करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अगले क्लास में। यदि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आज के लिए बस इतना ही।